हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं होम मैनेजमेंट की। होम मैनेजमेंट लगभग हमने समाप्त कर लिया है। इससे पहले जो हमारी बात हो रही थी, वो आवास पर हो रही थी। हमने देखा कि आवास में घर और आपका मकान, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और एक आदर्श जो आवास है उसमें कौन-कौन सी विशेषता होनी चाहिए। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जब आप एक भूमिखंड का चयन कर रहे हो अपने आवास के लिए, तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपका आवास किसके पास होना चाहिए और किससे दूर होना चाहिए। साथ ही साथ हमने वहाँ की मिट्टी के बारे में बात की कि किस प्रकार की मिट्टी आपकी भूमिखंड के लिए अच्छी होगी, यानी कि आवास के लिए किस प्रकार की मिट्टी हमारे लिए उपयोगी होगी। इसी के साथ-साथ हमने नक्शे के बारे में बात किया। मतलब जो नक्शा है, नक्शा हमारा कितने प्रकार का होता है और नक्शे के क्या लाभ होते हैं, कौन-सा नक्शा हमें क्या दर्शाता है। इसी में हमने भवन निर्माण सामग्री के बारे में बात की कि जो हमारे भवन के निर्माण में जो-जो सामग्रियाँ उपयोग में लाई जाती हैं, वो कौन-कौन सी हैं, उनकी विशेषताएँ क्या हैं और उनमें हमें क्या-क्या बात ध्यान रखनी है। अब चाहे पत्थर की बात हो, पत्थर में हम चाहे तलछट चट्टान की बात करें, ज्वलनशील चट्टान की बात करें या फिर मेटामॉर्फिक की बात कर लें। इसी में हमने ईंट के बारे में समझा था, ईंट के आकार को देखा था, एक एक अच्छी ईंट होनी कैसे चाहिए, इसके बारे में समझा था। साथ ही साथ हमने लकड़ी के बारे में देखा था, काँच, प्लास्टिक, सीमेंट, इन सब के बारे में हमने समझ रखा है कि कौन-सा ईंट हमारे लिए ये कौन-सा सीमेंट हमारे भवन के लिए उपयोगी होता है और किस सीमेंट का उपयोग हम जैसे पुल हो गया, बाँध हो गया, इन सब के निर्माण में हम करते हैं। फिर इसी में जो हमारा लास्ट पॉइंट था वो हमने रसोई घर के बारे में समझा कि रसोई घर क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसकी उपयोगिता क्या है और कौन-सा रसोई घर किस स्थान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब इतनी चीज़ें तो हमने पढ़ ली। साथ ही साथ हमने आपसे ये भी बोला था कि जो सीढ़ी का चैप्टर है, जो आपके दरवाजे हैं, जो खिड़कियाँ हैं, छत हैं, इन चारों टॉपिक को आप देख लीजिएगा जो कि क्लास नंबर 29 से लेकर 37 तक था। और ये आपको गृह प्रबंध के बिल्कुल जो गृह प्रबंध का फ़ोल्डर है उसमें बिल्कुल नीचे आपको 29 से लेकर 37 तक की क्लास मिल जाएगी, जिसमें आपको सीढ़ी, दरवाजे, खिड़कियाँ, छत इन चारों के बारे में बताया गया है। उम्मीद है कि आपने इतने चीज़ों को समझा होगा। आज से हमारी बात चलने वाली है आंतरिक सज्जा यानी कि गृह सज्जा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। गृह सज्जा क्या है? क्यों किया जाता है? इसकी उपयोगिता क्या है? उद्देश्य क्या होते हैं गृह सज्जा करने के? इसी में आपके सज्जा के या हम कह सकते हैं कला के तत्व आते हैं, कला के सिद्धांत आते हैं। अब चाहे आपसे कला के तत्व पूछे जाएँ या फिर सिद्धांत पूछे जाएँ, दोनों बातें एक ही होती हैं, यानी कि दोनों में हम वही एक ही चीज़ पढ़ते हैं। तो हम अलग से कला के सिद्धांत और डिज़ाइन के सिद्धांत नहीं पढ़ते हैं, बल्कि जब हम कला के तत्व पढ़ते हैं तो डिज़ाइन के भी तत्व उसी में पढ़ लेते हैं और जब हम कला के सिद्धांत पढ़ते हैं तो डिज़ाइन के सिद्धांत भी वहीं पर आपके कवर अप हो जाते हैं। ठीक? चलिए, आज हम बात करते हैं किसके बारे में? आज जो हमारी चर्चा होने वाली है वो होने वाली है होम डेकोरेशन के बारे में, यानी कि गृह सज्जा के बारे में। सबसे पहले आपको पता है कि एक सुखद वातावरण की रचना करने के लिए मनुष्य की इच्छा संभवतः उतनी ही पुरानी है जितनी कि हमारी सभ्यता पुरानी है। लेकिन व्यवसाय के रूप में आंतरिक डिजाइन तुलनात्मक रूप से नया क्षेत्र है ये। सजावटी कला आंतरिक सज्जा का अर्थपूर्ण भाग होता है और आधुनिक समय में ऐसे सभी व्यक्ति जो मनुष्य निर्मित वातावरण को आकार प्रदान करने से संबंधित हैं, वो वातावरणीय जो डिजाइन है उसके पूर्ण क्षेत्र से संबंधित होते हैं। ये जो वर्तमान का समय चल रहा है, वर्तमान समय में स्थान जो है आपका एक बहुत ही मूल्यवान साधन होता है।
जो आपके पास स्थान होता है, ये आपका बहुत ही मूल्यवान साधन होता है और इसका उपयोग हमें बहुत ही विवेकपूर्ण और सावधानीपूर्वक आदर के साथ इसका उपयोग हमें करना चाहिए। अगर स्थान को आंतरिक भाग को अभिव्यक्त करने का माध्यम मानते हैं, तो एक आपके फ्रैंक लॉयड राइट महोदय हैं, ये कहते हैं कि यह वो साधन होता है जो मानव उपयोग के लिए काम आता है और जिसके अंदर जीवन व्यतीत होता रहता है। हमारे लिए ये जो गृह सज्जा है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा जो हम गृह सज्जा करने से पहले हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए। जैसे हर एक स्थान पर या वस्तु किस प्रकार उसका सौंदर्य या फिर क्रियात्मक उद्देश्यपूर्ण होगा? क्या जो हम सजावट कर रहे हैं वो हमें संतोषप्रद होगा कि नहीं होगा? देखने पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उन्हें देखने पर किस प्रकार के मानव की प्रतिक्रिया होगी? क्यों एक स्थान या फिर भवन आकर्षक लगने लगेगा जब हम सजावट कर देंगे? मतलब ये कई सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं जिनको हमें समझना होता है। अगर हम बात करें कि जो ये हम सजावट कर रहे हैं, गृह सज्जा के उद्देश्य क्या हैं? अब बिना किसी उद्देश्य के तो कोई कार्य करता ही नहीं है। सजावट कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा जो आप सजावट कर रहे हैं। तो सजावट करने के क्या उद्देश्य हैं? अगर हम आपसे इनके उद्देश्यों पर बात करें तो 2-4 उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे उपयोगिता बढ़ाना। अब आप सोच रहे होंगे कि सजावट करके क्या उपयोगिता बढ़ेगी? तो जब हम सजावट करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि हम उपयोगिता को बढ़ाएँ। अब सजावट का मतलब ये नहीं होता है, सिर्फ़ यही इतना नहीं होता है कि आप लाकर झूमर, तोरण यही सब लगा दें। सजावट का मतलब जैसे सजावट का जो उद्देश्य होता है, वो घर को रहने लायक बनाने के लिए जीवन में कई समस्याएँ आती हैं। लेकिन इन समस्याओं का हल औसत व्यक्ति के लिए अधिक कठिन नहीं होता है, क्योंकि हर एक महिला में सुंदरता को निर्धारित करने की और उसे उस घर या उसकी परिसज्जा में उपयोग लाने की योग्यता रहती है। और इस योग्यता को रचनात्मक समस्याओं के अध्ययन, उनके अवलोकन और अनुभव से हम विकसित कर सकते हैं। घर की जो रूपरेखा है, उसके उद्देश्यों पर आधारित होता है। घर के उद्देश्य जैसे धार्मिक भावनाओं के लिए स्थान प्रदान करना, जो बौद्धिक वातावरण है प्रदान करना या फिर परिवार की शारीरिक वृद्धि करना या इन सब के लिए घर की सज्जा करना, घर के आसपास का जो सुंदर सा वातावरण है इसको दृश्य के उत्तम स्वाद के लिए इसको अति उत्तम बनाना। जो परिवार ऐसे मकान में रहते हैं, चाहे वो साधारण हो या अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा घर के बारे में अधिक जानकारी रखते हों, तो ये सारी चीज़ें जिनमें अगर जैसे उनके जो बच्चे हैं, उनमें जो सुंदरता के सृजन की क्षमता रहती है, अगर घर की साफ-सफाई है, साज-सज्जा है तो। अब अगर हम इसके उद्देश्य की बात कर रहे हैं, तो केवल सुंदरता ही घर की योजना और परिचर्या का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। इसके साथ ही घर में घर के मालिक के व्यक्तित्व के भाव का प्रदर्शन भी है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि घर के कार्यों को प्रभावशाली ढंग से करना। आप किसी के घर पर जाते हैं अगर बिल्कुल गंदगी दिखती है, तो आप क्या समझते हैं? जब घर इतना गंदा है तो व्यक्ति कैसा खुद ही रहता होगा? हमारे मन में ये बात आती है ना? तो घर को सफलतापूर्वक उपयोग में लाने के लक्ष्य के लिए 3 उद्देश्यों की हमें आवश्यकता होती है। जैसे एक तो आपकी सुंदरता हो जाती है, आपकी नहीं मतलब घर की सुंदरता हो जाती है, अभिव्यक्ति हो जाती है और क्रियात्मकता हो जाती है। ये तो मेन मुद्दे होते हैं। बाकी इसके साथ-साथ आपको उपयोगिता बढ़ाना है। आप घर की सज्जा क्यों कर रहे हैं? आपके घर की उपयोगिता बढ़ सके। अगर हमारे घर के सारे सामान सुव्यवस्थित हैं, घर का वातावरण अच्छा है, अगर गंदगी है तो घर में मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, सामान इधर-उधर पड़ा है, तो ये हमारे कार्य को बाधित करता है। ये हमारे कार्य की उपयोगिता नहीं है, जो हमारे पास स्थान है हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपकी उपयोगिता को बढ़ाता है। दूसरा सुंदरता बढ़ाना।
ये आपके मुख्य सजावट के उद्देश्य में आता है। गृहिणी और आंतरिक सज्जाकार के लिए सुंदरता शब्द का अर्थ घर के उपयोग से संबंधित होता है। सुंदरता शब्द का जो साधारण सा अर्थ होता है, वो अच्छी डिजाइन और आकर्षक वस्तुओं से होता है। अगर हम सुंदरता शब्द को समझना चाहें, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि एक अच्छी सी डिजाइन बनी हो और वहां पर कुछ अच्छे अच्छे डेकोरेटिव आइटम रखे हों, यही तो हम सोचते हैं। कुछ जो लेखक हैं, सुंदरता का अर्थ वो अद्भुत गुणों से लगाते हैं, जो कि कुछ ही वस्तुओं से मिल पाती है। अगर हम सुंदरता की एक साधारण सी परिभाषा बताना चाहें, तो ऐसे गुणों का समन्वय जो कि प्रशिक्षित आँखों और कानों को आकर्षक लगे, ठीक? जो हमारे ऐसे भी आप सुंदरता किसे कहेंगे? जो आपकी आँखों को अच्छा लगे, आपके मन को भाए, आपको आकर्षित करे, वही तो आप सुंदरता कहेंगे। तो सुंदरता का मतलब ही होता है कि आपके मन को भाए, आपकी आत्म संतुष्टि उसमें आपको आत्मसंतुष्टि मिले। अगला है कमी छुपाना। अच्छा ये अगर हम घर की बात छोड़ दें, तो जैसे अगर आपका कपड़ा है कोई, आप कपड़ा प्रेस कर रही हैं, कपड़ा जल गया है छोड़ दीजिए। आप मान लीजिए कहीं गई हैं और कपड़े में थोड़ी-सी खरोंच आ गई, मतलब थोड़ा-सा कपड़ा आपका कहीं फट गया और कपड़ा बिल्कुल नया है। आप क्या करेंगे? वहाँ पर कोई न कोई डिज़ाइन बना देंगे या मान लीजिए आपकी कोई शर्ट ही है बिल्कुल नई-नई और शर्ट में थोड़ा-सा कट पिट गया, ऊपर की तरफ, ऊपर की साइड जहाँ आपका जेब होता है वहाँ पर कट गया, तो आप बिल्कुल साधारण सा क्या करते हैं, वहाँ पर कोई फूल बना देंगे या कोई ऐसे साज सजावट वाला लाकर उसमें पैच कर देंगे, ठीक? तो वो क्या करेगा? आपकी कमी को छुपाएगा। तो सजावट एक प्रकार से कमी को छुपाने के उद्देश्य से भी किया जाता है। जैसे हम करते क्या हैं, कभी आपने देखा हो कि जैसे जो हमारे घरों में रैक होता है, उसपे हम क्या करते हैं, उसपे हम कुछ भी जो हमारे पास खाली डिब्बे हैं या कमरे में जो भी कूड़ा-कबाड़ा है, कूड़ा-कबाड़ा इन द सेंस जिसका हम उपयोग बार-बार नहीं करते हैं और उनको नीचे रखने का कोई मतलब भी नहीं होता है, तो हम उनको ऊपर रैक पे रख के एक पर्दा लगा देते हैं। आपका घर भी सुंदर हो गया, वो हमें कूड़ा भी नहीं दिख रहा है। अब उस रैक पर आपका जो पर्दा लगाना है, ये आप सजावट कर रहे हैं। सजावट करने का मतलब जो पीछे आपने रखा है, मेन उद्देश्य आपका क्या है? जो हमने पीछे कूड़ा-कबाड़ा रखा है, वो हमको दिखे ना। तो कहीं न कहीं आप अपने कमियों को छुपाने के लिए सजावट करते हैं। तो एक उद्देश्य तो ये भी हो जाता है हमारा कि हम कमियों को छुपाएँ। आकर्षक बनाना, ये आपने देखा ही कि हम जो है अपने घर को आकर्षक बनाने के लिए साज-सज्जा करते हैं। अगला है क्रियात्मकता में वृद्धि, मतलब जैसे जो वर्तमान समय में घर उसी तरह कार्य करते हैं जिस तरह से हम मशीन। वो कम से कम देखभाल की अधिकतम सेवा, आराम और आनंद प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो नए घर बनवा रहे हों, उन्हें जो कार्यकारिता है कि त्याग के लिए कोई समझौता नहीं करना चाहिए। जैसे आपने जब साज-सजावट कर ली है, तो आपके पास फुल स्पेस है, आपके ऐसा नहीं है कि आपके कार्य में कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है। तो एक प्रकार से जो ये आपका गृह सज्जा करने का उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य ये भी होता है कि हम अपनी क्रियात्मकता में वृद्धि करें। अभी आप ही सोचिए आपने क्या किया? आप कमरे में आए और जैसे जिनके घर पे छोटे बच्चे होंगे, वो क्या करते हैं, आप कितनी भी साज-सजावट कर लें, वो सारा सामान उठा-उठा कर फेंक देंगे। अगर उनसे अलमारी खुल रही है, तो अलमारी का भी सारा सामान आपका ज़मीन पर मिलेगा। अरे! बच्चे तो बड़ा दिमाग लगाते हैं। जाएँगे बाहर से स्टूल भी ले आएँगे और अलमारी भी खोल लेंगे, अगर वो नहीं पहुँच रहे हैं उसके बाद। टेबल ले आएँगे, जो ये बैठने के लिए मचान वग़ैरह होता है छोटा-छोटा, उसको ले आएँगे, अपना खोल-खाल के आपका सारा सामान फेंक देंगे कहीं आपके कमरे की पूरी एकदम उसकी रूपरेखा ही बदल देंगे पूरा। तो आप क्या किए, आपको अब आकर उसे साज-सजावट करना है। आपकी कार्य जो आपकी क्रियात्मकता है वो बाधित हो गई।
मतलब ये तो एक बच्चे का एग्ज़ाम्पल हो गया, बाकी आप ऐसे ही सोचिए आप घर में हैं अगर आपने घर की चीज़ों को व्यवस्थित नहीं रखा है, तो क्या ये आपके क्रियात्मकता में बाधा नहीं है? आप किचन में गए, आपने किचन में सारा सामान ऐसे ही फेंक रखा है, अब आपको बनाना है चाय। अब आप खोज रहे हैं कि चाय पत्ती कहाँ है? भाई हमने ऐसा ढेर लगा रखा है सामानों का, कहीं पर चाय पत्ती है, मसाले का डिब्बा है तेज पत्ता है, हमारा हल्दी है, छोटे-छोटे डिब्बों में हमने भर के सब इकट्ठा फेंक रखा है। अब जब आपने चीज़ों को व्यवस्थित नहीं रखा है, देखिए सजावट का उद्देश्य जब हम अपने घर की बात कर रहे हैं, तो एक सजावट ये भी होता है कि आप चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से सही स्थान पर रखें। ऐसा नहीं है कि अगर आपको चाय बनाना है किचन में और आपने चाय पत्ती रख दिया है बाहर। आपने चाय पत्ती कहाँ रख दिया है? बैठक वाले कक्ष में। तो ये व्यवस्था हुई? नहीं। आपको चीज़ों को व्यवस्थित रखना है, जब आप व्यवस्थित चीज़ों को रखते हैं, तो वो भी आपका एक गृह सज्जा के ही अंतर्गत आ जाता है। अगला है आपका मौलिकता। अब जब आप साज-सजावट कर रहे हैं, जब आप अपने घर में साज-सजावट कर रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए कि कभी भी आपकी मौलिकता नहीं जानी चाहिए। मतलब आप इतना सजावट ना कर दें अच्छा इसका ब बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल है। जैसे जब आप ब्यूटी पार्लर जाते हैं, आप किसी भी ब्राइड को देखिए, तो जब वो ब्यूटी पार्लर जाती हैं, ब्यूटी पार्लर जाने से पहले उनका फेस और जो ब्यूटी पार्लर से लौट के आने के बाद उनके फेस, क्या मौलिकता रह जाती है? क्या उनकी मौलिकता रह जाती है? मतलब कई लोग तो ऐसे होंगे जो पहचान ही नहीं पाएँगे, तो उनकी मौलिकता नहीं रह जाती है। कहने का मतलब जब आपको सजावट करनी है, सजावट इतना ही कीजिए ताकि मौलिकता रह जाए। आप अपने घर में इतना ज़्यादा साज-सजावट कर दे रहे हैं कि उसकी मौलिकता ही चली जा रही है। तो हमें सजावट करते समय इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी उसकी मौलिकता नहीं जानी चाहिए। अगला है मितव्ययिता का ध्यान। अच्छा, जब आप साज-सजावट कर रहे हों, तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि आपका बजट कितना है। आपके पास आपको अपनी मितव्ययिता का ध्यान रखना है मतलब बहुत ज़्यादा आपको सिर्फ़ जो है अपने धन जो है आप कह सकते हैं धन है या समय है सिर्फ डेकोरेशन में ही ना चला जाए। आप इतना पैसा खर्चे कर दे रहे हैं कि सारा पैसा आपका डेकोरेशन में ही चला जा रहा है। नहीं, जब भी आप सजावट करें, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, मितव्ययिता का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ परिवर्तन करना। अब जैसे हम परिवर्तन चाहते हैं, हमारे सजावट का उद्देश्य क्या होता है? परिवर्तन करना। हम जैसे हमारे जो रूम ही ले लीजिए, आप अपना रूम ही ले लीजिए। एक किनारे आपका बेड रखा है, एक तरफ आपका जो है अलमारी वगैरह रखी है, एक तरफ आपकी टीवी रखी है, नोटबुक वगैरह जो भी है आपकी, अगर एक ही स्थान पर रहता है, आप उसको देख-देख कर ऊब जाते हैं। आप क्या करते हैं, कभी अपना बिस्तर दूसरी साइड करते हैं, अपनी अलमारी दूसरी साइड करते हैं, अपना जो भी टीवी वगैरह है अगर, तो उसको भी थोड़ा-सा अलग करना चाहते हैं। अपने घर के पर्दे एक ही देख-देख कर आप ऊब जाते हैं, तो अपने कमरों में दूसरा पर्दा भी लगाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर जब हमारा परिवर्तन करने का उद्देश्य होता है, तब भी हम अपने घर को सजाते हैं। अगला है सौंदर्य उत्पन्न करना। सौंदर्य उत्पन्न करना, सुंदरता प्रदान करना, ये दोनों बातें एक ही हैं। सुंदरता की दार्शनिकता सौंदर्य ही कहलाती है। आप इस बात को समझिएगा कि जो सुंदरता की दार्शनिकता है, वो सौंदर्य कहलाती है और सौंदर्य शास्त्री मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुओं का अध्ययन करके ये निश्चित कर देते हैं कि सभी वस्तुओं में कौन से गुण समान हैं और उनके आधार पर कुछ सिद्धांत निर्धारित करते हैं, जो कि हमें सुंदर चीज़ों का निर्धारण करने और मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करती हैं। इसी में आपके कला के या फिर हम डिज़ाइन हमने आपको पहले ही बताया ना कि कला या डिज़ाइन बोला है, दोनों एक ही हैं। तो कला या फिर डिज़ाइन के सिद्धांत होते हैं, जिसमें आपका अनुपात, संतुलन, बल, लय, दोहराव ये सारी चीज़ें आती हैं। साथ ही साथ अगर हम सौंदर्य के और आधारभूत तत्व की बात करें तो उनमें 7 चीज़ें आती हैं
और ये आपको रट जाना है। आपसे पूछा जाता है कला के तत्व कितने हैं, त कला के सिद्धांत कितने हैं, कौन-कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। अगर हम जब तत्व की बात करेंगे तो रेखा, आकार, रंग, पोत, नमूना, प्रकाश और स्थान, ये 7 आपके आते हैं। अच्छा, आप परेशान मत होना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको हमने नीचे लिख रखा है क्योंकि हमें ये अलग से एक-एक टॉपिक पढ़ना है। जैसे कला के सिद्धांत एक दिन पढ़ेंगे, एक दिन कला के तत्व पढ़ेंगे, ठीक? तो आपको घबराना नहीं है, ये अलग-अलग चलेगा। अभी आप बस ध्यान से चीज़ों को सुनते जाइए। साथ ही साथ जब आप बात कर रहे हैं अ, एक सजावट के उद्देश्य की, तो समय व शक्ति की बचत करना। मतलब हमारा एक उद्देश्य ये भी होता है कि हम अपने समय और शक्ति की बचत करें। अभिव्यक्ति करना, अब ये भी एक बड़ा मुद्दा आ जाता है कि ये अभिव्यक्ति क्या है? तो घर में किसी भी वस्तु के चुनाव, सजावट और परिसज्जा के लिए आवश्यक है कि उस वस्तु में कुछ निश्चित विचार या भाव हों। अधिक रुचिप्रद घर चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, वही होता है जिसमें कुछ भाव होते हैं। या इसी कारण से घरों में और उसकी परिसज्जा में अभिव्यक्ति का सावधानी पूर्वक हमें अध्ययन करना होता है। अभिव्यक्ति के स्थान पर ही अन्य शब्द का उपयोग किया जाता है, जैसे कि घर की विशेषता या घर का व्यक्तित्व। लेकिन फिर भी अभिव्यक्ति शब्द को ही अधिक प्राथमिकता हम देते हैं क्योंकि इससे संवेदनात्मक भावों में उत्तेजना पैदा होने की शक्ति होती है, जो कि विशेषता शब्द में नहीं देखने को मिलती है। अच्छा, आप क्या कह देंगे कि ये जो ये इसकी विशेषता क्या है और इसकी अभिव्यक्ति क्या है? दोनों शब्द आपको एक जैसे लगेंगे? नहीं लगेंगे, क्योंकि जो संवेदनात्मकता आपकी पैदा होती है, वो कहाँ से होती है? वो अभिव्यक्ति से होती है, ठीक? तो जब आप जैसे ऐसे कह दें, आप किसी के घर गए हैं और वहाँ की साज-सज्जा अच्छी है। अब ये साज-सज्जा की बात करें तो ये भी 2 प्रकार से होती है। एक आपकी होती है औपचारिक और एक होती है अनौपचारिक। औपचारिक मतलब जो एक फॉर्मल होती है, ठीक? ऐसे घर में जो औपचारिक भाव अभिव्यक्त करते हैं, वो जैसे प्रतिष्ठा हो गया, शक्ति हो गया, आरक्षित हो गया, प्रभाव हो गया, इन सब की अभिव्यक्ति देते हैं। और इस प्रभाव को प्रस्तुत करने में या प्रस्तुत करने वाले जो लक्षण हैं, वो ऐसे बिना टूटी रेखाओं वाले मकान हो गए, बड़े स्थान हो गए, सममितीय हो गए, भवन हो गए, मतलब ये सारी डिज़ाइन आपको देखने को मिलती हैं। और जब हम अनौपचारिक की बात करते हैं, अनौपचारिक में क्या होता है? तो अनौपचारिक अकमरी या फिर अनौपचारिक अतिथि सत्कार और उल्लास की अभिव्यक्ति जो होती है, वो कई अर्थों में होती है। जैसे आप चमकदार हो गया, गर्म रंग हो गया या सामान्य आरामदायक फर्नीचर का उपयोग इनकी विशेषताएँ में आते हैं, ठीक? तो ये 2 प्रकार से आपकी जो कह सकते हैं ये 2 प्रकार की सजावट की जाती है। हालाँकि जब आप कला के तत्व पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को समझेंगे सिद्धांत और तत्व में। अगला है विविधता लाना। अब जैसे आपका घर, आपके पड़ोसी का घर एक जैसे हैं। अब दोनों में डिफरेंस कहाँ से आता है? सजावट से आता है। हम अपने घरों में विविधता लाने के लिए भी सजावट करते हैं। तो ये क्या है? ये हम विविधता लाने के लिए सजावट करते हैं। जैसे खान-पान हो गया, हम अगर खान-पान की बात कर लें, तो एक ही चीज़ को जब आप खाना रखते हैं, परोसते हैं मतलब, तो उसमें आप साज-सजावट करते हैं। क्यों करते हैं? विविधता लाने के लिए। तो वैसे ही जब आप घरों में साज-सजावट कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य होता है एक विविधता लाना, ठीक? तो ये आपने कई उद्देश्य देखे। हालाँकि ये आपका पूरा एक चैप्टर था सजावट के उद्देश्य का, जिसे हमने बस इतने में ही समझने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक? अब अगर हम बात करें कि जैसे सजावट में कोई कमी रह गई है, तो हम उसको दूर कैसे करेंगे? जैसे आपकी सजावट में कोई कमी आ गई है, तो उस कमी को दूर करने के उपाय क्या-क्या हैं? सबसे पहले आप वस्तु को हटा देना। जैसे आपने सजावट की और आप देख रहे हैं कि एक आपने बड़ा-सा क्या किया है, कोई बड़ा-सा एक फ्लावर लगाया है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप क्या करेंगे? उस फ्लावर को हटा देंगे।
या कोई भी आपने तोरण लगाया है या फिर जो वो दीवार पर लगाते हैं, हैंगिंग वॉल वाला होता है, वो अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आपने क्या किया? हटा दिया, ठीक? या छुपाकर, जैसे आपने कारपेट बिछाया और आपने देखा कि कॉर्नर में थोड़ा-सा कारपेट फटा है आपका, तो आप क्या करेंगे? अब थोड़ा-सा कॉर्नर में फटा है, तो हम एक काम कर सकते हैं या जो आपका परमानेंट ये कारपेट है, उसपे हम बीच-बीच में ऐसे छोटे-छोटे गोलों में कोई डिज़ाइन, कोई फ्लावर ऐसे लगा सकते हैं। या अगर कॉर्नर पे ही फटा है, तो हम कॉर्नर पर 2 अपना वो रख सकते हैं, जैसे गमला हो गया, दोनों कॉर्नर पर रख देंगे। तो हमारी जो कमी रह गई है उस सजावट में वो दूर हो जाएगी, ठीक? अगला है पुनर्व्यवस्था। अगर आपको सही नहीं लग रहा है सजावट तो आप पुनर्व्यवस्था कर सकते हैं, कमी को हटा सकते हैं, ठीक? तो ये आपके 2-3 उपाय होते हैं जिससे हम अपनी सजावट में जो आई हुई कमियाँ हैं, उनको दूर कर सकते हैं, ठीक? चलिए, अब अगर थोड़ा-सा आगे देखें, तो गृह सज्जा की शैलियों की बात कर लेते हैं। आपने एक टॉपिक कवर अप कर लिया, यानी कि एक चैप्टर आपका खत्म हो गया। दूसरा चैप्टर आ गया आपकी सजावट की शैलियों के बारे में हम बात करते हैं। तो सजावट की 3 शैलियाँ प्रमुख हैं। एक तो आपकी पारंपरिक है, दूसरी आपकी जो ये देशीय शैली और तीसरी आपकी आधुनिक है। अगर हम पारंपरिक शैली की बात कर रहे हैं जो कि ट्रेडिशनल है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? जैसे अगर हम पारंपरिक की बात करें, तो वो शैली होती है जिसमें किसी विशेष कला की सज्जा को उसके मौलिक रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सबसे पहले आप समझेंगे अगर कभी भी पारंपरिक की बात होगी तो उसमें आपको रूढ़िवादिता देखने को मिलता है। जैसे जो आपके पारंपरिक शैली हैं, उसमें आपको रूढ़वादिता देखने को मिलेगा, आध्यात्मिकता देखने को मिलेगा, अध्यात्म से संबंधित सजावट किए रहेंगे वहाँ पर, ठीक? कैसे सजावट होंगे? अध्यात्म से संबंधित सजावट आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ धार्मिकता का भी आपको वहाँ पर एक प्रकार से धार्मिकता भी वहाँ पर झलकती है। अगला है आपको औपचारिक, मतलब एक औपचारिक शैली होती है। वहाँ पर कैसी शैली होती है? तो जो आपकी पारंपरिक शैली होती है वो औपचारिक शैली होती है। औपचारिक, अनौपचारिक आपने देखा है। औपचारिक का मतलब एक क्रम होता है, एक नियम से सजावट होती है। जैसे हमारे पुराने समय से होता आ रहा, हम वैसी सजावट करेंगे। हम इसमें कुछ नया नहीं करेंगे। अब अगर जैसे आप पुराने तरीके से सजावट कर रहे हैं तो इसमें कुछ नुकसान होता है, जैसे ये जो आधुनिक गृह सज्जा हो गई या फिर रसोई हो गए, इनके अनुरूप सजावट नहीं की जाती है या हाथ के नमूने की बनी होने की वजह से आप मशीन पर इसकी बनाई नहीं कर सकते हैं। इनकी देखभाल के लिए आपको ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है। तो और ये हमेशा आरामदायक हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो इसके कई लाभ, कई हानियाँ होती हैं, बस आप थोड़ा-सा गृह सज्जा की शैली में इतना ही समझिए। अगर अगली बात करें हम विदेशी शैली, विदेशी शैली या जिसे हम पाश्चात्य शैली के नाम से जानते हैं, तो ये आपका भोगवादी होता है, ये आपका भौतिकवादी होता है, इसमें आपको अनौपचारिकता देखने को मिलता है। अनौपचारिकता मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही नियम, वही आपके जो साज-सजावट पहले हो रहे थे, वो भी हों अभी। मतलब वही सजावट अभी भी होनी चाहिए। तो ऐसी कोई बाध्यता इसमें नहीं होती है। अगली जो आपकी तीसरी है, यहाँ पर नंबरिंग नहीं हुई है, तो आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। तीसरी वो होती है, तीसरी शैली को हम आधुनिक शैली के नाम से जानते हैं। अब आधुनिक शैली क्या है? आधुनिक शैली यानी कि 20वीं शताब्दी में नए प्रकार की वास्तुकला, गृह सज्जा और अन्य वस्तुएं विकसित हुई जो कि उन मशीनों के लिए समान प्रभावपूर्ण होती हैं, जिन्हें कि उन्हें बताया जाता है कि इन शैलियों को कभी-कभी अंतरराष्ट्रीय क्रियात्मक या 20वीं शताब्दी की शैली भी हम कहते हैं। आप इसे क्या कहते हैं? आप इसे 20वीं शताब्दी की भी शैली कहते हैं। अब सामान्यतः सबसे जो अधिक आधुनिक शैली नाम में उपयोग में आती है, जैसे हम इसे 20वीं शताब्दी ना कहकर ज़्यादातर हम इसे आधुनिक शैली के ही नाम से जानते हैं।
ये शैली आधुनिकता से प्रभावित होती है और इसके प्रभाव का बड़ा कारण मशीनी क्रांति है। यानी कि हम इसमें जब साज-सजावट करते हैं तो काफ़ी मशीनी उपकरणों की सहायता लेते हैं, जो कि कुशल इंजीनियरों द्वारा प्रयुक्त कार्यकारिता वाली वस्तुएँ बनाई जाती हैं, जिसमें सौंदर्य को भी स्थान दिया जाता है। वस्तुएँ नए अनुपात में कार्यकारिता वाली, सादगीपूर्ण, प्रयुक्त पदार्थ वाली होती हैं। अब अगर इन पदार्थों का आधुनिक उपयोग क्या है, हम ये समझें, तो जैसे जो आधुनिक वास्तुविद हैं और डिज़ाइनर कई नए आश्चर्यजनक पदार्थों का उपयोग करने लगे हैं और साथ ही जो पुराने पदार्थ का नाटकीय उपयोग करने लगे हैं। प्रत्येक पदार्थ को विशिष्ट भावों को अभिव्यक्त करता है और जो आधुनिक आपके डिज़ाइनर हैं, जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों के पोत को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। पोत यानी कि जो टेक्सचर होता है। जैसे आधुनिक दीवारों और जो फर्नीचर हैं, फर्नीचर के लिए लकड़ी एक बहुत ही कह सकते हैं बहुत प्रचलित पदार्थ हो गया है। जब आप घर की सजावट कर रहे हैं, दीवार की सजावट कर रहे हैं, तो उसमें जो आपका ये फर्नीचर होता है, ये एक बहुत ही प्रचलित पदार्थ होता है। इसमें आप ये प्राकृतिकता जो होती है, प्राकृतिक चीज़ों का और आकर्षक रंग, प्रदत्त जो होते हैं चीज़ें या शांत, गर्म, हल्का, ये सारे गुणों की जो लकड़ियाँ होती हैं, हम इनका प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब कि लकड़ी के बाद आधुनिक वास्तुकला में धातु का उपयोग किया जाता है। सबसे सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं? लकड़ी। और अभी आपने 2 दिन पहले ही पढ़ा था कि कौन-सी लकड़ी हमारे घरों में उपयोग में लाई जाती हैं और लकड़ी को उपयोग में लाने से पहले हम उस पर कौन-कौन से उपचार करते हैं। इन सारी चीज़ों को आपने पहले ही देख रखा है। तो जैसे जो आपका आधुनिक घर है, इसमें आपने देखा आपने लकड़ियों वगैरह का प्रयोग किया जो हमारे पास जैसे एल्युमिनियम के बने नए-नए पदार्थ हो गए, हम इनका प्रयोग करते हैं। ऊष्मा विरोधी कई चीज़ों का प्रयोग करते हैं, वज़न में हल्के चीज़ों का प्रयोग करते हैं, मज़बूत चीज़ों का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ आप जैसे धातु के बने निकल या तांबे जो भी है, इन सब का प्रयोग करते हैं। और कृत्रिम रसायन का उत्पाद यानी कि जो आपकी प्लास्टिक हैं, प्लास्टिक की कई किस्में आती हैं। आपके घर में देखने को मिल जाएँगी दरवाजे, खिड़कियाँ ये सारी चीज़ें भी आप प्लास्टिक की बना लेते हैं। कई कृत्रिम पदार्थों को आप खिड़कियों के पर्दे, दरवाजे के कागज़ या फिर जो फर्नीचर हो गए, सिंक हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, इन सब के या और भी जो पदार्थ हैं इनमें उपयोग में लाते हैं। काँच का उपयोग लाते हैं। मतलब जो आधुनिक समय है इसमें हम सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। जो आपने पाश्चात्य शैली पढ़ी, जो आपने ये परंपरागत शैली पढ़ी, उसमें आपने इतनी सारी चीज़ों को नहीं मिलाया। लेकिन जो आपका ये आधुनिक शैली है, इसमें आप सारी चीज़ों को मिक्स करके सजावट करते हैं। जैसे आपने भवन निर्माण सामग्री में जो भी चीज़ें पढ़ी, सारी चीज़ों को हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। यही तो है आपकी आधुनिक शैली। आधुनिक शैली मतलब जो अभी इस आधुनिक समय में आप जो मॉडर्न स्टाइल से जो अपने घर को सजा रहे हैं, उसी की बात हो रही है। ठीक? तो ये आपके कुछ सजावट के उद्देश्य, सजावट की शैलियाँ थीं। अब कल हमें क्या देखना है? कल हमें देखना है अपने कला के तत्व को। कला के तत्व, कला के सिद्धांत। अब सबसे पहले आप ये समझिए, अगर यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कला के तत्व और कला के सिद्धांत, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो आपकी सिर्फ़ कला के तत्व हैं और कला के सिद्धांत, अभी तक कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि कला के तत्व कितने हैं? हम याद करके बैठे हैं, 7 हैं। कला के सिद्धांत कितने हैं? हमने रट रखा है 5 हैं। कला के तत्व 7 हैं, कला के सिद्धांत क्या हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कला के तत्व में पहला जो तत्व है वो क्या है? हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे रेखा। रेखा हमारे कला का प्रमुख तत्व होता है, ये प्राथमिक होता है, ठीक? हालाँकि ये आपको ऐसे अरेंज करने के लिए नहीं आता है, फिर भी हम इसको ऐसे ध्यान रखते हैं रेखा, आकार, नमूना, पोत, साथ ही साथ आपका रंग भी इसी में आता है, प्रकाश, छाया और रिक्त स्थान।
ये 7 तत्व हैं और इन सातों तत्वों को आपको भूलना नहीं है। ये आपका क्या हो गया? रेखा, आकार, नमूना, पोत, रंग, यहाँ पर आप रंग लिखेंगे और यहाँ आपका प्रकाश आएगा और उसके बाद आपका स्थान आएगा, ठीक? तो ये आपके 7 तत्व होते हैं, सातों को यहीं सामने ही रखिए। निम्नलिखित में से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कला का तत्व नहीं है? आपको दे दिया, 3 दे दिया, रेखा दे दिया, आकार दे दिया, नमूना दे दिया, अगला दे दिया लय। तो लय आपके कला का तत्व ना होकर कला का सिद्धांत है। अभी आप यहाँ भी देखें तो ये कला के सिद्धांत हैं। अनुपात ये अनुपात हो गया, संतुलन हो गया, लय हो गया, समरूपता या फिर एकरूपता हो गया और दबाव हो गया। ये 5 आपके कला के सिद्धांत हैं। कला या डिज़ाइन, ठीक? दोनों ध्यान रखिएगा कभी भी पूछा जाए कि डिज़ाइन के सिद्धांत यही 5, कला के सिद्धांत यही 5, कला के तत्व वही 7, कला के डिज़ाइन के तत्व वही 7। तो आपको इसे भूलना नहीं है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कला का सिद्धांत है, रेखा, आकार, पोत, लय। तो लय है। पूछ लिया कला का सिद्धांत नहीं है, अनुपात, संतुलन, एकरूपता और आकार, तो आकार नहीं है। कहने का मतलब कि ये बहुत ही साधारण से क्वेश्चन हैं, मतलब साधारण सा पॉइंट है, 5 आपको सिद्धांत ध्यान रख लेने हैं और 7 आपको कला के तत्व ध्यान रख लेने हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये कौन-सा है, कौन-सा नहीं, ये सब छोड़ दीजिए, पूछा गया है एक बार नहीं कई बार। कला के तत्व कितने हैं, सिद्धांत कितने हैं, ये हमने आपको बार-बार बता दिया, अब आपको ये याद रखना है, ठीक? तो आज हम कला के सिद्धांतों को ना पढ़कर, कला के तत्वों को आज ना पढ़कर, कल की क्लास में हम देखेंगे कला के तत्व को। और ये कला के जो तत्व हैं, ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, क्योंकि जब आप कला के तत्व पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप रेखा की बात करेंगे। रेखा, रेखा में आपको 1 रेखा, 2 रेखा नहीं पढ़नी है, आप लंबवत पढ़ेंगे, क्षैतिज पढ़ेंगे, तिरछी रेखा पढ़ेंगे, वक्र रेखा पढ़ेंगे, टेढ़ी रेखा पढ़ेंगे और ये कई रेखाएँ आप पढ़ेंगे, इतनी सारी रेखाएँ पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखेंगे रूप के बारे में बात करेंगे, तो इसमें आपका जो आकार आता है, रूप, आकार कुछ भी बोलें, तो इसमें आपका आयताकार, त्रिकोणाकार, त्रिभुजाकार, पंचभुजाकार ये सब आ जाएँगे इसी में। हम इसको पढ़ेंगे, टेक्सचर को पढ़ेंगे यानी कि पोत मतलब जब आप किसी चीज़ को छूते हैं तो छूने पर वो कैसा आपको आभास देता है, इस चीज़ को भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसी के साथ-साथ जब आप पोत पढ़ेंगे, पोत के बाद नमूने को देखेंगे, नमूने के बाद स्थान को देखेंगे, प्रकाश, खाली स्थान, प्रकाश, रंग, रंग का टॉपिक हम यहाँ नहीं करेंगे। रंग का टॉपिक आपने पहले ही कर लिया है, हमने 3 से 4 क्लासेज़ में रंग को कवर अप किया है। क्लास नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, आई थिंक 24-25 के आस-पास होगा, एक बार आप जाकर प्लेलिस्ट जब चेक करेंगे तो वहाँ पर कलर का टॉपिक मिलेगा। और 3 से 4 पार्ट में हमने इसको कवर अप किया है और लगभग-लगभग 1-1 घंटे की आपकी सारी क्लासेस हैं। तो कलर का टॉपिक अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो वहाँ से जाकर आप कवर अप कर सकते हैं। अच्छा और एक बात, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि नेट का पेपर देने वाले हैं? एक बार ज़रा हमें कमेंट करके बताना कि आप में से कितने लोग नेट का पेपर देने वाले हैं जो कि इस बार 8 जनवरी को है आपका, ठीक? कब है? 8 जनवरी सेकंड टाइम में है। तो आप में से जो लोग नेट का पेपर देने वाले हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जो लोग ग्रुप से ऐड हैं, यानी कि जो आपका पेड ग्रुप है, उसमें जो लोग ऐड हैं, अगर वो देने वाले हैं, तो एक बार हमें पेड ग्रुप में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, ठीक? कि आप पेपर दे रहे हैं नेट का या फिर नहीं दे रहे हैं। तो एक बार आप हमें बताइएगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं, जो कि नेट का पेपर देने वाले हैं। चलिए, फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। कल की क्लास में अगर आपके पास बुक होगी तो कला के तत्वों को एक बार पढ़कर आइएगा। अगर बुक नहीं होगी तो कोई बात नहीं, हम तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे ही करेंगे। और कोशिश यही है कि आपके इसी दिसंबर भर में ये आपका जो होम मैनेजमेंट है वो समाप्त हो जाए। उसके बाद हम न्यूट्रिशन साइंस या फिर आप जैसा बोलेंगे वैसे न्यूट्रिशन साइंस हमने पढ़ा था, तो कोशिश करेंगे कि उसी के जो क्वेश्चन हैं उनके माध्यम से पूरे टॉपिक को यानी कि जितना पूरा आपका न्यूट्रिशन साइंस है, पूरे न्यूट्रिशन साइंस को कवर अप करेंगे। अच्छा, जो लोग नेट का पेपर देने वाले हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है,
अगर आप थोड़ा-सा मेहनत करना चाहते हैं, तो आप एक काम करिएगा, जैसे जो आपने न्यूट्रिशन साइंस पढ़ा है और जो आपने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा है, चाइल्ड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन साइंस और साथ में आपका जो टेक्सटाइल है, इनके जो आपने जैसे कुछ टर्म पढ़े थे जैसे हमने किसमें टेक्सटाइल में और आई थिंक टेक्सटाइल के बाद हमने कुछ टर्मिनोलॉजी चर्चा किया था कहाँ पर? ये आपका जो न्यूट्रिशन साइंस है। तो आप लोग अगर थोड़ा-सा मेहनत करना चाहें, तो एक काम कर सकते हैं कि जैसे जो आपके जो आपकी नोट्स बनवाई गई थी, आप उस नोट्स में जाकर देखेंगे जो न्यूट्रिशन साइंस है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो आपका टेक्सटाइल है, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हैं। जैसे जब आप ये क्या बोलते हैं इसको? जैसे जब आप विटामिन और मिनरल्स के टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहाँ पर कई नाम आपको देखने को मिलते हैं। जैसे हाइपोनेट्रीमिया, डीकैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफेरॉल ये तो ख़ैर नाम है कॉल्सिफेरॉल और चिलोसिस और ये सिनिज़ोफरेनिया डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया ऐसे कई टर्म आपको मिलेंगे। तो अगर आपने नोट्स बनाई हैं तो अपनी नोट्स में से जो शब्दावलियाँ हैं, उनको अलग छाँट लेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा-सा अच्छा रहेगा, ठीक? और वैसे भी कई चीज़ों को हमने क्वेश्चन के माध्यम से कई ऐसे टर्मिनोलॉजी पर चर्चा किया है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आप थोड़ा-सा मेहनत करना चाहते हैं, तो अभी भी आपके पास 10-12 दिन का समय है, आप कर सकते हैं, ठीक? चलिए फिर बाकी हमने जो पूछा है आप में से कितने लोग या फिर मैं आज अभी पोल डाल दूँगी आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहाँ पर जाकर एक बार वोट कर दीजिएगा कि आप में से कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जो कि नेट का पेपर देना चाहते हैं इस बार 8 जनवरी को, ठीक? चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप में से जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रात में 9 बजे क्विज़ भी होती है, तो आप क्विज़ भी सॉल्व करके अपनी जो तैयारी है उसको थोड़ा-सा और मजबूत बना सकते हैं। बाकी क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।